नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नीतीश को लेकर जेडीयू नेताओं के लगातार आ रहे बयान और फूलपुर सीट पर चर्चा काफी कुछ संकेत दे रहे हैं। इसी चर्चा को लेकर बीजेपी के नेता जेडीयू पर हमलावर हैं। आखिर क्या है सियासत का फूलपुर कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नीतीश कुमार के यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने पर बिहार की सियासत तेज है। मंत्री श्रवण कुमार के बाद बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी बयान दिया है। कहा है इस पर कोई चर्चा पार्टी की ओर से नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग है कि नीतीश फूलपुर से लड़े। वैसे इतना जरूर कहा कि यदि पीएम गुजरात छोड़कर बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार फूलपुर से क्यों नहीं। समय पर निर्णय लेंगे, में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नीतीश कुमार कैसे? जिसका गढ़ कब है, कहाँ किसका गढ़ है? गढ़ तो गुजरात में था, तो बनारस का ही चले आए लड़ने के। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार में डर लग रहा है, तब न भाग के दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। उनको पूछ के रहा है चिंता कौन है फूलपुर में। नीतीश कुमार जी को किस मॉडल लेके जाएंगे? अरे जमानत जब्त बिहार में होगा, वहां तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो आखिर जब जाएंगे फूलपुर क्या एजेंडा लेके जाएंगे? बिहार का कौन सा मॉडल वहां प्रस्तुत करेंगे जी? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे नहीं? अरे अभी ना हुआ था वहां विधानसभा का चुनाव, जहां जहां चुनाव लड़े जितना भी ईवीएम गलत से बटन दब गया वही वोट आया। तो वहां जाएंगे ना तो फूलपुर बोल रहे हैं ना, तो अंग्रेजी में को फूल शब्द होता है, समझे ना। बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश फूलपुर जाकर क्या कहेंगे, विकास के कौन से मॉडल का जिक्र नीतीश वहां करेंगे। वैसे नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तब हुई जब मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं के मन की बात कही। मंत्री ने कहा कार्यकर्ता चाहते हैं नीतीश चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश के फूलपुर और प्रतापगढ़ के जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है, ऐसा कहा। वैसे लोकसभा चुनाव आने में वक्त है, पर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के नेता के तौर पर यदि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा संदेश जेडीयू कैडर बीजेपी को देगा कि नीतीश विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जातिगत गणना जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को ही पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सर्वे कराने की अनुमति दी थी। वैसे बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की गई है। सरकार जातिगत गणना को लोगों के हित में बता रही है, तो विरोधी इसे गैर जरूरी बता रहे हैं। बिहार में जातीय गणना का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल मंगलवार को दिए पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के कास्ट सर्वे को जारी रखने का फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद बिहार सरकार के निर्देश पर जाति की गिनती के लिए सरकारी शिक्षकों को ड्यूटी पर भी लगा दिया जा चुका है। इस बीच अखिलेश कुमार नाम के शख्स ने बिहार में कास्ट सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूरे बिहार में जातिगत आधारित गणना का सर्वे करने का इजाजत दे दिया था और इसी पूरे फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के इस फैसले की समीक्षा करे। हालांकि इस पूरे मामले में बिहार सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उनकी तरफ से कैविएट अर्जी दाखिल की गई है और यह कहा गया है कि बिना बिहार सरकार के पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा आदेश जारी न करे। तो वैसे में मामला देश की अब सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। अब देखना बेहद अहम होगा कि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करता है या फिर पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है। बिहार सरकार कास्ट सर्वे कराने के पक्ष में है तो विरोधी दलों के नेता जाति की गिनती नहीं चाहते। दरअसल सरकार का दावा है कि इससे सबका भला होगा, लोगों की जाति रोजगार का पता चलेगा। विपक्षी दलों का दावा है कि इससे जातीय उन्माद बढ़ेगा।
वोट के लिए सरकार पर जातीय उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कास्ट सर्वे जारी रखने का फैसला सुनाया, जिसके बाद शिक्षकों को जाति गिनने के काम में लगा दिया गया है। तो वहीं याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से संविधान के अनुरूप और कानून के अनुरूप आदेश नहीं है, लिहाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर सुनवाई करने का हम लोगों ने प्रार्थना की। बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें आग्रह किया गया है कि सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक्शन में हैं। के पाठक अचानक से गुरुवार को स्कूलों के निरीक्षण करने के लिए अरवल पहुंच गए। उस समय स्कूल में क्या कुछ दिखा उन्हें, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको सचिवालय में होना चाहिए, बड़ा बाबू छोटा बाबू सौ बच्चियों को आदेश दे रहे हैं आपको, और इनको लिखित में दीजिए कि ये स्कूल को टेक ओवर करें। डीओ साहब चिट्ठी आज ही देके शाम तक मुझे चिट्ठी बताइए, आप इस स्कूल को टेक ओवर कीजिए लिखित में, ठीक है? और इसकी अपने फंड से सफल जाएगी, आएगा पैसा आएगा। 45 लाख रुपए पड़ा है, बिल्डिंग भी बन के पड़ी है, ये हटाने में डीओ साहब दे रहा है इसको। के पाठक एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसे आज पूरा बिहार जानता है। अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाने वाले के पाठक आजकल बिहार के स्कूलों की दशा सुधारने में लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार को अचानक स्कूलों का निरीक्षण करने अरवल पहुंच गए। फिर वहां जो हुआ उसकी झलक आप देख चुके हैं। के पाठक ने गांधी स्मारक बालिका हाई स्कूल, सकरी, मध्य विद्यालय रसीदपुर के अलावा 5 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिससे स्कूलों में खलबली मच गई। हड़कंप इतना था कि स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए शिक्षक भी स्कूल पहुंच गए। के पाठक शिक्षकों और व्यवस्था के प्रति सख्त दिखे, लेकिन बच्चों के प्रति उतना ही सॉफ्ट। छात्रों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कंप्यूटर और हाल के दिनों में कोचिंग के हालात से जुड़े सवाल पूछे। कंप्यूटर इसको आता चलाना नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ लगा दे तो पढ़ेंगे कंप्यूटर। कोचिंग कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हैं। पटना से चलकर अरवल जाने के दौरान के पाठक ने जिला मुख्यालय के 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया। सभी विद्यालयों में शौचालय, कंप्यूटर की पढ़ाई, लाइब्रेरी संचालित करने का निर्देश दिया। न्यूज 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। शिक्षक संघों की मांग को लेकर होने वाली बैठक के पहले सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के विधानमंडल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम सहित शिक्षा मंत्री तक मौजूद रहने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही शिक्षक संघ के नेताओं से मिलने वाले हैं, लेकिन उस बैठक के पहले सीएम नीतीश महागठबंधन के नेताओं से मिलेंगे। 5 अगस्त को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधानमंडल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी मौजूद रहेंगे। हम जब जाएंगे, सभी घटक दल के लोग, विधायक दल के नेता जो जाएंगे, तो बिल्कुल ये तो हम जो शिक्षकों की मांग है उस मांग को रखेंगे कि बिना शर्त, बिना कोई शर्त के आप इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। महागठबंधन के नेताओं की राय जानने के बाद दूसरे चरण में सीएम के शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बैठक होगी। बैठक से पहले शिक्षा विभाग ने सीएम हाउस को भेजी सूची, राज्य के रजिस्टर्ड शिक्षक संगठनों की भेजी सूची। दूसरी बैठक में भी महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। सरकार गठन के करीब 1 साल बाद जब सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक होने जा रही है, माले के नेताओं का कहना है कि वो सरकार से मांग करेंगे कि शिक्षकों की मांगों पर विचार करें। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो 5 अगस्त को होने वाली बैठक को लेकर सीपीआईएम विधायक दल के नेता का कहना है कि शिक्षकों का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है और उस पर जल्द कोई निर्णय सामने आएगा। इशू है, 4.5 लाख शिक्षक हैं, उनके मुद्दे हैं, उनके सवालात हैं। जरूर उनके सवाल को, जो उसके सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है, दोनों चीजों को मैं रखूंगा।
उनकी सकारात्मक पक्ष है कि उन्होंने सरकार जब नियमावली बदली तो उनका कहना जो है कि जब बदल गई तो उस डेट से जो लोग बहाल होंगे उन पर ये लागू होना चाहिए। उनका लंबे समय से मांग रही है कि राजकर्मी का दर्जा दो। हमारा मानना है कोई रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि 4.5 लाख शिक्षकों का सवाल है। बिहार में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर राज्य की परिवहन मंत्री शीला मंडल का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने शहर में ट्रैफिक लाइट खराब होने की समस्या के पीछे बारिश को जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल राजधानी पटना में ट्रैफिक सिग्नल को नए सिरे से दुरुस्त किया गया है। इसके लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे को उनके साथ जोड़ते हुए ट्रैफिक संचालन कराया जा रहा है। पटना में नई ट्रैफिक व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी के बीच अब ट्रैफिक पुलिस के जरिए लोगों को यातायात नियम तोड़ने पर ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। अगर कोई बाइक सवार बिना हेलमेट के कैमरे में नजर आता है तो उसका तुरंत चालान जारी कर दिया जाता है। इसी तरह 4 पहिया की बात कर लीजिए या फिर अन्य वाहन हो, ट्रैफिक नियमों का पालन अगर नहीं किया गया तो चालान आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन समस्या है कि पटना में बाइक सवार एक दिन के अंदर जितनी बार भी कैमरे की जद में आ रहे हैं उन्हें उतनी बार चालान किया जा रहा है। पटना में सफर करने वाले लोगों की इस परेशानी को लेकर जब परिवहन मंत्री शीला मंडल से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे जनता के फायदे के लिए उठाया गया कदम बता दिया। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि कैमरा लगाकर गलत नहीं किया गया है। पहले चेकिंग होती थी तो लोग रूट बदल दिया करते थे और इसीलिए आम जनता की हिफाजत के मद्देनजर कैमरे लगाए गए हैं और चालान काटे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति का कई बार चालान कट रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इस मामले पर अधिकारियों से बात जरूर करेंगे। सभी लोग ये हेलमेट लगा के चल रहे हैं, जो पीछे भी बैठे हैं वो भी लगा जाए, क्योंकि देखिए उसमें आपकी ही सुरक्षा होती है, जनता की सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हेलमेट लगा हुआ है आप फिर भी चालान कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमने विभाग को बोला कि इसको देखवा लीजिए क्या मामला है। अगर उस तरह की बात होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। सेवा करने के लिए ही हम लोग को आप लोगों ने चुना है और तो हम लोग चाहेंगे ही कि सब लोग सुरक्षित रहे। जब सब राज्य सुरक्षित, जनता सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए इसको ध्यान में रख करके कि इस दर को कैसे घटाया जाए इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले घरों को जेसीबी से तोड़ा गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। जिला प्रशासन ने 75 घरों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। जमुई जिले के खैरा प्रखंड इलाका जो खैरा थाना है उस इलाके के डुमरकोला गांव में जिला प्रशासन के द्वारा देख सकते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तस्वीर सामने है। देख सकते हैं कि जो जेसीबी आया हुआ है, प्रशासन के द्वारा लाया गया है और जेसीबी चलाया जा रहा है। जो भी अतिक्रमणकारी हैं, जहां जहां भी अतिक्रमण हुआ है वहां पर जेसीबी के द्वारा कार्रवाई हो रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई में किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए तमाम बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ में यहाँ पर अधिकारी भी हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं किस तरह से जो मकान है, जो सड़क पर मकान बना हुआ है, उस पर जेसीबी चलाया जा रहा है, जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। बता दें कि गाँव के कुछ लोगों ने इस अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी और टीम पुलिस बल यहां पर पहुंची है और डुमरकोला गांव में लगातार कार्रवाई चल रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो बातें आई थी कि गांव के सड़कों पर अतिक्रमण करके रखा गया है, जिससे आने जाने में लोगों की असुविधा होती है, परेशानी होती थी, किसी की भी बड़ी गाड़ियां या वाहन यहाँ नहीं आ पाते थे और इसको लेकर जो सरकारी ज़मीन है, चाहे गांव का जो सड़क है, वहाँ पर अतिक्रमण को मुक्त कराने की ये पहल की जा रही है। और देख सकते हैं कि हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ में कि किस तरह से अगर देखा जाए तो
बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौजूद हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो पुलिस वाले भी मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, ताकि किसी तरह की कोई ये ना हो, अगर गांव वाले विरोध करते हैं तो उसका भी सामना करने के लिए यहाँ पर तमाम पुलिस बल को मौजूद किया गया है। महिला पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी है और तमाम इंतजाम रखे गए हैं ताकि किसी तरह का जो अतिक्रमण हटाने में जो बाधा होगा उससे भी निपटने की तैयारी की गई। कह सकते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है जो जमुई जिले के खैरा थाना इलाके के डुमरकोला गांव में हो रही है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। वहीं बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में दोनों बच्चे डूबे हैं, जिससे उनकी मौत हुई। तीसियौता थाना के पिंडौता खुर्द गांव की यह घटना बताई जा रही है। गड्ढा खोदने वाले पर कार्रवाई की मांग अब ग्रामीणों की तरफ से शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर वैशाली से बड़ी खबर और दर्दनाक खबर, जहां पर जेसीबी से गड्ढा खोदा गया था और उसी गड्ढे में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें बस स्टैंड में खड़ी कई पुरानी गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। अगलगी की इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे यहां पर आग की चिंगारी ने आसपास जो वाहन मौजूद थे उन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम यहां पर थी, कड़ी मशक्कत करने के बाद इस आग को बुझाने में सफल रही। 4 दिन पहले आकर के ट्रांसफार्मर चेंज किया है, ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया, लेकिन यह नहीं कहा जो हम उस पेड़ को कटाए जाता है। यह सब परिस्थिति है यहाँ लापरवाही के चलते ही सारा बिजली विभाग का लापरवाही के चलते हो रहा है। हम लोग जैसे सूचना मिला फायर स्टेशन से आग लगी हुई है, हम लोग 2 यूनिट लेके आए और आग को पूरी कहाँ पर आग लगी हुई है? ये पुरानी बस स्टैंड। पटना के राजेंद्र नगर में आज एक साथ 3 पार्कों का लोकार्पण किया गया है। राजेंद्र नगर में रहने वाले लोगों को एक साथ 3 नए पार्कों की सौगात मिली है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा। राजेंद्र नगर में आज एक साथ 3 पार्कों की सौगात स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से दी गई है। राजेंद्र नगर गोलंबर, मैकडोवेल पार्क 2 और 3 का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ रानी पार्क का भी यहाँ उद्घाटन हुआ है। ये पार्क जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगभग 9 महीना पहले बनकर तैयार हो गया था और इसके ठीक बगल में मैकडोवेल गोलंबर पार्क 3 भी लगभग 6 महीना पहले बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसका विधिवत लोकार्पण नहीं किया गया। लेकिन आज इसका लोकार्पण कर दिया गया और इस पार्क को काफी शानदार बनाया गया है। आसपास के लोगों के लिए ये पार्क काफी खुशियों लेकर आया है, क्योंकि इस पार्क में अब छोटे छोटे बच्चे भी खेलते नजर आएंगे, आम लोग भी यहाँ टहलते नजर आएंगे, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। और सुव्यवस्थित करने की जरूरत है, कारण कि राजेंद्र नगर जो है, ये जो इलाका है पॉश इलाका है। यहाँ बड़े बड़े जज रहते हैं, बड़े बड़े सब IAS IPS रहते हैं और यहाँ के लोग भी। इधर जो है हरिजन पार्क है, तो यहाँ 50 पार्क है जिसका उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन बाकी है। अभी धीरे धीरे सब हो रहा है, सब चल रहा है। और आज जो है हम लोग जो है अपार हर्ष हो रहा है कि आज मंत्री जी आकर के इसको विधिवत उद्घाटन किया। 1-2 बार आकर के घूमे भी हैं पूरे राजेंद्र नगर में कि कैसा पार्क, क्या स्थिति है। पहले दयनीय स्थिति थी, इन्होंने आकर के बिल्कुल ठीक बना दिया। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले दयनीय स्थिति थी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो ये पार्क का खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं वो पहले यहाँ मिट्टी के टीले में तब्दील था और अब इसे बेहतर खूबसूरत बना दिया गया है। और तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं। मैकडोवेल गोलंबर पार्क 2 की जो तस्वीर है यहाँ पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। ये पहले का जो नज़ारा है वो ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के टीले नजर आते थे, यहाँ लिखा हुआ भी है। पूर्व का कुछ नज़ारा ऐसा था और वर्तमान में इस पार्क की तस्वीर नीचे वाली तस्वीर में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी है। और वर्तमान में जो तस्वीर है यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, 2 पार्क यहाँ बनाए गए हैं, मैकडोवेल गोलंबर पार्क 2 और पार्क 3, और दोनों का यहाँ आज विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। यानी आम लोगों के लिए ये पार्क खोल दिया गया है। पिछले 9 महीने और 6 महीने पहले ही ये पार्क तैयार हो गए थे, आम लोग घूम भी रहे थे, लेकिन आज से लोकार्पण के बाद से अब
सरकार के अंडर में ही ये पार्क और आम इंसान भी यहाँ आएंगे। खासकर इस पॉश इलाके में रहने वाले जितने छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो टहलने या फिर घूमने इस पार्क में आज से रोजाना आते रहेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। जेपी गंगापथ फेज 2 का काम पूरा कर लिया गया है और अब लाखों की आबादी को जाम से मुक्ति मिलने वाली है। न्यूज़ 18 की टीम ने आज दीघा से जेपी गंगापथ के रास्ते ही 12.5 किलोमीटर दूरी तय कर गाय घाट पहुंची, जहां तक न सिर्फ पुल का काम पूरा हो चुका है बल्कि अप्रोच पथ भी बनकर पूरी तरह से तैयार है। जेपी गंगापथ यानी मरीन ड्राइव फेज 2 का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। हमारे पीछे जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये पटना सिटी का गाय घाट इलाका है और अभी हम दीघा से लेकर पटना सिटी का जो सफर तय किए हैं वो जेपी गंगापथ के सहारे। यानी सिर्फ अब उद्घाटन होगा, उसके बाद जो है लोग आसानी से घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे। कैमरामैन मनीष, आप जरा पैन करके दिखाइए कि देखिए हमारे ठीक पीछे महात्मा गांधी सेतु पुल है और उसके नीचे जो है कनेक्टिविटी भी तैयार कर ली गई है। यानी अब सीधे दीघा से अगर आप पटना सिटी आना चाहेंगे तो 12.5 किलोमीटर की दूरी महज 12 मिनट में आप तय कर सकेंगे और आपकी गाड़ियां जो है फर्राटे भरेंगी। यानी 2 लाख की जो आबादी है वो अब जाम से बचेगी और उसके साथ साथ जो भीड़ है वो भी अशोक राजपथ में अब कम लगेगी। तो ये देखिए, यहाँ से आप सीधे जो है पटना सिटी के इलाके में प्रवेश कर सकेंगे। गांधी सेतु पुल पर अगर आप चढ़ना चाहेंगे तो आगे से आप टर्न लेकर गांधी सेतु पुल भी आप पकड़ सकेंगे और इसको लेकर जो है कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं किस तरह से तैयार की गई है। यानी दूसरे फेज में कहा जा रहा है कि 12.5 किलोमीटर तक काम होना था और ये काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ डेंटिंग और पेंटिंग का काम जो है वो बचा हुआ है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत बधाई। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और पूरे पटना शहर को एक नया लुक रास्ता जो पटना सिटी से हम लोग 15 मिनट के अंदर में सफर कर लेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ से सीधे पब्लिक लोग का आसान हो चुका है। अब गाड़ी जाम वगैरह नहीं होगा सड़क पर। यहाँ से सीधे चल जाएंगे, सीधे गांधी मैदान PM से पूरा आसानी से चले जाए। दीघा से जो है महज 12 मिनट में 12.5 किलोमीटर का लोग आसानी से सफर तय कर सकेंगे। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।